हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी भी अच्छी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये ईवीएस का एक और मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट है क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए एनसीईआरटी जो ईवीएस की बुक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं, उनसे सीधे क्वेश्चन लिए हैं और जो आपके सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज का ये मॉक टेस्ट, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका कई बार पूछा गया है। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और आपका जो राइट आंसर है उसको देखना है। कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पेट में पचता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कच्चा दूध जो है वो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अभी मैं आपको वो चीज़ लेके आने वाला हूँ सामने। बी कहता है उबला दूध 1 घंटा 30 मिनट में पेट में पचता है। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी कहता है कि कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है। बिल्कुल सही बात है। डी कहता है स्टेटमेंट की पूर्णतः उबला हुआ यानी पूरी तरीके से उबला हुआ अंडा 3.5 घंटे यानी 3 घंटे 30 मिनट में पेट में डाइजेस्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो आपके ए, सी और डी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कौन सा नहीं सही है दोस्तों? आपका बी वाला नहीं सही है। ठीक है, तो बी इसमें राइट जवाब हो जाएगा। अब देखिए, अगर एनसीईआरटी में की बात करें तो एनसीईआरटी में दिया गया है कि कच्चा दूध दोस्तों 2 घंटे 15 मिनट में पचता है, उबला दूध 2 घंटे में पचता है। पूरी तरीके से अगर कोई उबला अंडा है तो वो 3.5 घंटे में पचेगा। कम उबला अंडा 3 घंटे में पचेगा। कच्चा अंडा जो फेटा हुआ है वो 2 घंटे में पचेगा और कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पचेगा। ये आपका एनसीईआरटी कहती है। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे, ये आपके सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अजगर कितने घंटे सोता है? अब बताइएगा, 4 घंटे, 2 घंटे, 12 घंटे या 18 घंटे। तो दोस्तों अगर 12 घंटे की बात करें तो आपकी जो बिल्ली होती है वो आपकी 12 घंटे सोती है। ठीक है। अगर 4 घंटे की बात करें तो आपकी जो काऊ है यानी आपकी गाय, और यहाँ हाथी भी आपका 4 ही घंटे सोता है। ये आपका गाय और हाथी हो गया। 2 घंटे की अगर बात करें दोस्तों तो जिराफ आपका 2 घंटे सोता है। ये भी याद रखिएगा, जिराफ 2 घंटे सोता है। 18 घंटे इसमें राइट जवाब होगा। अजगर और स्लॉथ आपका सबसे आलसी जो प्राणी है वो आपका स्लॉथ है, वो 18 घंटे सोता है। स्लॉथ और आपका अजगर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हवा में हुए कंपन को सबसे जल्दी कौन सा जानवर महसूस करता है? हवा में होने वाले कंपन को दोस्तों, अगर त्वचा पर कोई जानवर सबसे पहले कंपन को महसूस करता है तो वो आपका सांप हो जाता है, त्वचा पर। ठीक है, क्योंकि सांप के कान नहीं होते हैं और जब बीन बजाता है सपेरा तो क्या होता है कि कंपन के द्वारा ये अपनी त्वचा पे कंपन महसूस करता है और उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। तो त्वचा पर कंपन सांप। लेकिन हवा में हुए कंपन को सबसे जल्दी महसूस करता है कौन? आपका बाघ यानी टाइगर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, हैदराबाद के सापेक्ष कोलकाता की स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। तो यहीं से देख लेते हैं दोस्तों, आपका राइट जवाब होगा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैप से देखते हैं, हैदराबाद के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष दोस्तों पूछता है वहां से शुरू करते हैं। तो हैदराबाद के सापेक्ष कोलकाता की स्थिति पूछ रहा है। यहाँ मैप से देख लेंगे दोस्तों, क्या है आपका हैदराबाद कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद ये रहा आपका, कोलकाता ये रहा आपका। तो ये इस तरीके से डायरेक्शन बनेगी और हम जानते हैं कि डायरेक्शन दोस्तों आपकी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट होती है। ठीक है, इसका मैंने वीडियो भी डाल के रखा है चैनल पर, चले जाइएगा प्लेलिस्ट में और देख लीजिएगा। अब इस दिशा की बात करें, इस तरीके से चल रहे हैं ना, तो दोस्तों ऊपर चल रहे हैं। ऊपर इस तरीके से चलेंगे तो ऊपर तो चल ही रहे हैं। ऊपर कौन सी दिशा? नॉर्थ है। लेकिन किधर चल रहे हैं? ईस्ट में चल रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट है। तो राइट जवाब क्या होगा कि आपका जो कोलकाता होगा वो हैदराबाद के सापेक्ष नॉर्थ ईस्ट में होगा। ठीक है, अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन। अगला लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो एनसीएफ है, यहाँ आपका एमपी टेट वगैरह में या एच टेट होने वाला है अभी, तो वहाँ एनसीएफ का पूरा रूप पूछ सकते हैं। यानी पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। लेकिन आपका सीटेट के अंदर ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाती है, यहाँ कंसेप्चुअल बेस्ड आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा।
एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन की अनुशंसा करता है? भाई अगर बच्चा फर्स्ट और सेकंड में है तो किस प्रकार का असेसमेंट आप करेंगे, औपचारिक, अनौपचारिक, गहन या सतत? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, औपचारिक आपका वो मूल्यांकन होता है जो समय समय पर किया जाता है, जैसे आपका परीक्षाएं हो गई, ठीक है। तो 1 और 2 में बच्चा है आपका फर्स्ट सेकंड में पढ़ रहा है, तो यहाँ औपचारिक जो मूल्यांकन होगा वो बेहतर नहीं होगा, गहन तो करना ही नहीं है। सतत में दोस्तों अनौपचारिक औपचारिक दोनों आ जाते हैं, इसलिए सतत भी नहीं करना है। अनौपचारिक ये दोस्तों कक्षा चलने के दौरान किया जाने वाला आपका असेसमेंट है, यानी क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस दौरान क्लास चलने के दौरान बच्चे से कुछ पूछना, बच्चे से कोई प्रश्न करना या बच्चा कोई प्रश्न करे, तो इस तरीके का मूल्यांकन जो होता है वो अनौपचारिक होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आप सब जो है सीटेट एग्ज़ाम जिसका जिन भाई बहनों का सपना है वो सपना पूरा हो सके और आप गवर्नमेंट टीचर बन सके। अगला क्वेश्चन क्या है? मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए स्थिर पानी में तेल छिड़काव करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तेल द्वारा मच्छरों को दूर किया जा सकता है, तेल से मच्छर मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, या आपका डी ऑप्शन कहता है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर तेल छिड़का जाता है पानी पर जहां मच्छर पनप रहे हैं, वहां तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है और मच्छरों का प्रजनन जो है वो रुक जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? यहाँ देखिएगा, सूर्य का प्रकाश, वायु, नमी या मध्यम ताप। अब देखिए भाई, मध्यम ताप जरूरी है अंकुरण के लिए, नमी भी बहुत जरूरी है अंकुरण के लिए, वायु जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सूर्य का प्रकाश जरूरी हो अंकुरण के लिए। यहाँ बात अंकुरण की हो रही दोस्तों। सूर्य का प्रकाश कब जरूरी होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, ना कि अंकुरण के लिए। आपने देखा होगा कि जब अंकुरित किए जाते हैं बीज खेत में बोने के लिए, तो उन्हें एक कपड़े में बांध के अंधेरे में रखा जाता है और क्या होता है, वो अंकुरित हो जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हो सकता है, ठीक है, इनके बगैर नहीं हो सकता है। तो फिलहाल आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक है। यानी ईवीएस के जो क्लास चल रही है, शिक्षण अधिगम हो रहा है, उसमें विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये संकेतक किसके हैं? विद्यार्थियों की जिज्ञासा के। बिल्कुल सही बात है, जब विद्यार्थी जिज्ञासु होगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, तभी तो वो पूछेगा। तो ए तो सही है। विद्यार्थियों की समझ में अंतर के, बिल्कुल सही बात है कि विद्यार्थी कौन कितना समझ रहा है, इससे ये भी आपका पता लग सकेगा अगर कोई विद्यार्थी क्वेश्चन पुटअप करता है। लेकिन शिक्षक की क्षमता का नहीं, यहाँ ये वाला स्टेटमेंट आपका बेकार सी बात दी गई है। तो आपके लिए ए और बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवों में संबंध जबकि एक जीव को सहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है तो कहा जाता है। जैसे बात करें दोस्तों, अगर कोई मॉस्किटो किसी ह्यूमन बींग्स पर या किसी जानवर पर बैठता है तो किसको फ़ायदा होगा? जाहिर सी बात है मच्छर को फ़ायदा होगा। इंसान को तो फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि मच्छर खून पिएगा और इंसान उससे क्या है दोस्तों, मलेरिया या आपका डेंगू जैसे रोग भी हो सकते हैं। तो किसको फ़ायदा? एक पार्टी को फ़ायदा हो रहा है ना, मच्छर को। तो यहाँ पे दोस्तों आपका परजीविता होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई एक को लाभ हो रहा है और दूसरे को हानि हो रही है। लेकिन अब दूसरी चीज़ भी समझ लीजिए कि अगर कोई बगुला भैंस के ऊपर बैठता है, भैंस के ऊपर जो पैरासाइट होते हैं उनको खाता है, तो बगुले का पेट भरता है और भैंस को भी उन अनवांटेड जो कीट हैं उनसे राहत मिलती है। यहाँ दोनों पार्टी को फ़ायदा हो रहा है। वहाँ पे सहजीविता होती है, आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ देख लीजिएगा, जैसे ये आपका डॉग है और इसके ऊपर कोई आपका टिक यानी कोई भी इंसेक्ट जो पैरासाइट है वो बैठा है, तो किसको फ़ायदा मिल रहा है? इसको तो, आपका डॉग को तो नहीं मिल रहा है, मिल किसको रहा है? क्योंकि ये खून पी रहा है डॉग का। तो यहाँ पे आपका पैरासाइटिज्म हो जाएगा, यानी परजीविता हो जाएगी, ठीक है। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे आज के इस वीडियो का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है, यानी उसमें कीड़े नहीं लगते? आम, बबूल, सिनकोना, खेजड़ी। तो सिनकोना से आपकी मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। सिनकोना की छाल से कुनैन नाम की दवाई बनाई जाती है जो मलेरिया के पेशेंट को दी जाती है।
अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी और कब की थी, उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था, ये सब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। फिलहाल इसका राइट जवाब जो होगा वो खेजड़ी हो जाएगा। ये आपका राजस्थान में पेड़ देखने को मिलता है। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में दोस्तों घर जो होते हैं उनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें होती हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोस्तों है आपका, निम्नलिखित का अध्ययन करें। क्या अध्ययन करना है? कौवे हर तरह की चीज़ों जिसमें लकड़ी के टुकड़े और तारों, लोहे के तारों का उपयोग करके पेड़ पर ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं। एक चालाक पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता है वह कौवे के घोंसले में अंडे देता है। कौवा बेचारा उन्हें अपने अंडों के साथ उनका भी पालन पोषण करता है, सेता है। यह कौन सा पक्षी है? तो ये चालाक पक्षी आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोयल। क्योंकि दोस्तों कोयल के अंडे में और आपके कौवे के अंडे में सिमिलरिटी होती है, इसलिए कौवा जान नहीं पाता है कि ये अंडा किसका है और उस अंडे की सेवा करता है, उसे सेता है जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं आ जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सनबर्ड अपना घोंसला कहाँ बनाता है और किस टाइप का बनाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एस्किमो जो होते हैं, एस्किमो जो प्रजाति होती है जो ध्रुवों पर पाई जाती है, अपना घर यानी इग्लू, इनके घर को इग्लू कहते हैं, वो बर्फ़ से बनाते हैं। इसका कारण क्या है? बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है, ये तो कोई बात नहीं है। बर्फ़ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। दोस्तों यहाँ पे रोकती है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बर्फ़ की दीवारों के बीच की हवा जो होती है अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बर्फ़ निःशुल्क उपलब्ध है, ये कोई कारण नहीं है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ है, ये भी कोई कारण नहीं है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाला पुरुष, ऐसा पुरुष जिसका रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ है, वो ए वाली महिला से विवाह करता है, उसके पहले बच्चे का जो ब्लड ग्रुप ओ होने की संभावना कितनी है? तो ये दोस्तों आपका 50, 25, 100 या 75, इसमें आपका कितनी संभावना? 50%। यही अगर इसका उल्टा हो जाता दोस्तों, क्या हो जाता? अगर ओ वाली महिला और ए वाला पुरुष हो जाता तो इसके चांस ज़्यादा बढ़ जाते ओ होने के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ये कंडीशन दी है, तो इसमें क्या है? 50%, 50-50 हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी परिवार के पूर्वजों से लेकर उनके विकास को दर्शाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है? फ्लो चार्ट या आपका टेबल चार्ट या आपका ट्री चार्ट या टाइम चार्ट? तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका प्रवाह चार्ट, टेबल चार्ट, वृक्ष चार्ट या समय चार्ट? तो इसका राइट जवाब जो होगा वो आपका ट्री चार्ट हो जाएगा। यहाँ पे फैमिली ट्री देख लेते हैं। सही जवाब फिलहाल आपका थर्ड ऑप्शन है, सी वाला फैमिली चार्ट है। यहाँ पे ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, फादर हैं, आंटी, अंकल हैं। इस तरीके से आपका ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फिर मदर, अंकल, आंट, इस तरीके से आपका ये फैमिली चार्ट बोला जाता है। अगला क्या है दोस्तों देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित की जांच करें और विषम की पहचान, यानी इनमें से कौन अलग है? मिट्टी का घर, राजस्थान, मैंने थोड़ी देर पहले बात की, मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं, बिल्कुल सही है आपका। इग्लू झील, स्काई स्क्रैपर, बड़ा शहर, यानी बड़े शहर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती हैं उन्हें हम स्काई स्क्रैपर बोलते हैं, ठीक है। ये भी बात सही है, ए वाली भी सही है। इग्लू दोस्तों बर्फ़ के घर होते हैं, झील पे नहीं बनते हैं, तो झील वाला ये आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा है? विषम। अच्छा कौन सा है? तो विषम आपका बी है, ठीक है। और अगर सही बोला जाए तो ए और सी है, तो विषम पूछ रहा है, विषम आपका इग्लू है, तो केवल बी सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन किए हैं। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके हैं जो सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके मॉक टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।